नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्विज कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। हम हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए टॉपिक के साथ में रूबरू होने जा रहे हैं। और अभी जो हम महाद्वीप पढ़ रहे थे उसके अंदर अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ऑस्ट्रेलिया के बाद में पढ़ा था हमने अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका के बाद में फिर पढ़ा था हमने उत्तरी अमेरिका को। उत्तरी अमेरिका के बाद में फिर पढ़ा था हमने दक्षिण अमेरिका को। दक्षिण अमेरिका के बाद में आज हम पढ़ेंगे यूरोप को। किसको? यूरोप को। तो आज हम यूरोप के बारे में जानेंगे और यूरोप के बारे में भी क्या जानेंगे, तो वही हमारा पुराना डायग्राम, यूरोप के अंदर भौगोलिक स्थिति क्या है, यूरोप के अंदर कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, कौन से प्रमुख पर्वत हैं, कौन सी प्रमुख नदियां हैं, कौन से प्रमुख पठार हैं और कौन से प्रमुख खनिज देखने को मिलते हैं। आज हम उन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज हम यूरोप के बारे में जानने वाले हैं। यूरोप के बारे में यह है कि यह विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। ओनली जो ऑस्ट्रेलिया है उससे बड़ा है। ये हमारे ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है और विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। इसके चारों ओर से जल होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके चारों तरफ जल स्थित होने के कारण क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप। यानी ये तीनों ओर से क्या है? जल से घिरा हुआ है, तो इसे क्या बोल दिया जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप। आगे ये जो यूरोप महाद्वीप है उसको वृद्धों का महाद्वीप कहा जाता है। वृद्धों, क्योंकि जनसंख्या दर बहुत कम है तो इसलिए वृद्धों का महाद्वीप। दूसरा, इसको समृद्ध महाद्वीप भी कहा जाता है। समृद्ध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? यूरोप को। क्योंकि जो ब्रिटेन था, जो यूरोपीय देश हैं, यूरोपीय कंट्री हैं, वो आज समृद्ध हैं, तो इसी वजह से इसको क्या नाम दे दिया जाता है? समृद्ध महाद्वीप, वृद्धों का महाद्वीप या प्रायद्वीपीय महाद्वीप। विश्व का छठा सबसे बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ये सिर्फ इससे छोटा है, नहीं, सबसे ये छोटा है। ठीक है, याद रखना, छठे नंबर पर यह आता है यूरोप महाद्वीप। अब बात कर लेते हैं हम यूरोप महाद्वीप की कुछ शहरों की, कुछ देशों की जो इसके अंदर स्थित हैं। ठीक है, तो ये जो नक्शा है वो हमारा यूरोप महाद्वीप का है। अब सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति को जानते हैं। तो भौगोलिक स्थिति जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं ये, तो ये कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। नीचे की बात करते हैं हम, तो इसके नीचे ये वाला जो सागर है, ये वाला यहाँ से लेकर के ये इस वाले को जानते हैं हम भूमध्य सागर के नाम से। किस सागर के नाम से? भूमध्य सागर। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये काला सागर के नाम से जाना जाता है। काला सागर। ठीक है, ये भूमध्य सागर, ये काला सागर और ये हमारा अटलांटिक महासागर। ठीक है, और ये ऊपर वाला है वो आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, नीचे भूमध्य सागर, काला सागर और ऊपर आर्कटिक महासागर। अब इसकी कुछ कंट्रियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे है वेल्स, ये है इंग्लैंड और ये है स्कॉटलैंड। ठीक है, और ये है आयरलैंड। ठीक है, आगे ये है आइसलैंड, ये है नॉर्वे। आप देख सकते हो नॉर्वे यहाँ से लेकर यहाँ तक बिखरा हुआ है। ठीक है, नॉर्वे के बाद में यह है स्वीडन,
स्वीडन के बाद में फिनलैंड, और ये वाला एरिया हमारा आ जाता है रूस का। तो रूस भी आधा यूरोप में और आधा एशिया के अंदर स्थित है। आगे देख सकते हो आप, ये जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, ठीक है, और ये हमारा फ्रांस, स्पेन, स्पेन के पास में ये है पुर्तगाल, ये है मोरक्को, ठीक है, ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, ये वाले किसके हैं? दक्षिण अमेरिका के, तो सॉरी अफ्रीका के। तो यहाँ से एक और हो जाता है कि भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर यूरोप व अफ्रीका को अलग करता है, यूरोप व अफ्रीका को अलग करता है। यूरोप अफ्रीका को कौन अलग करता है? तो भूमध्य सागर। तो यूरोप की बात की जाती है तो यूरोप के पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है, नीचे भूमध्य सागर स्थित है, काला सागर स्थित है, और यहाँ पे कैस्पियन सागर स्थित है हमारी, जो अभी मैप में नहीं दिख रही, अगले मैप में देखेंगे उसको। ऊपर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर डेनमार्क, ये वाला जो क्षेत्र है वो डेनमार्क है, जिसे हम विश्व की दुग्ध नगरी के नाम से जानते हैं। नॉर्वे को एक उगते हुए सूर्यों का देश कहा जाता है। तो चलिए और अच्छे से हम इसको अध्ययन करते हैं। अब पहले तो ये जान लेते हैं ग्रेट ब्रिटेन में शामिल कौन कौन होता है। ग्रेट ब्रिटेन में शामिल कौन कौन होता है? तो उसके शामिल होते हैं वेल्स, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। अभी हमने देखा जो वेल्स है, इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड है, ये तो किस में शामिल होंगे? ये तीनों शामिल होंगे ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। तो तीनों कौन कौन से? वेल्स, इंग्लैंड और कौन सा हमारा? स्कॉटलैंड, किस में शामिल हो जाएंगे? ग्रेट ब्रिटेन में। भाई बात करें यूनाइटेड किंगडम में, तो यूनाइटेड किंगडम में शामिल होने के लिए आयरलैंड को शामिल कर लिया जाता है। जो आयरलैंड है उन दोनों को शामिल कर लिया जाता है, प्लस आयरलैंड, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो ये वाले बना के क्या बना देते हैं? वो ग्रेट ब्रिटेन, और ये तो ये बना देते हैं यूनाइटेड किंगडम। बस याद रखना ग्रेट ब्रिटेन में वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, और हमारे यूनाइटेड किंगडम के अंदर सिर्फ आयरलैंड को जोड़ दिया जाता है। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीपीय, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीपीय देश हैं जो हमारे ऊपर ही ऊपर स्थित थे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो प्रायद्वीपीय, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीपीय द्वीप, तो आप देख सकते हो जो नॉर्वे है, स्वीडन और फिनलैंड है, ये तीनों प्रायद्वीपीय हैं, ये भी प्रायद्वीपीय, ये भी प्रायद्वीपीय, ये भी प्रायद्वीपीय है। तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड तीनों क्या है? तीनों हैं प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय देश। कौन से है? प्रायद्वीपीय देश। कौन से? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। अब बात करते हैं हम जो प्रायद्वीपीय देशों के अलावा कि इसके अंदर शामिल कौन कौन को और किया जाता है। तो इसमें एक डेनमार्क और आइसलैंड, ये तो देश में किए जाएंगे, लेकिन प्रायद्वीपीय जब हमसे पूछे देश तो बताना नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ग्रेट ब्रिटेन के बारे में पूछे तो वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, और जब उसी को हम यूनाइटेड किंगडम के बारे में पूछते हैं तो उसमें आयरलैंड को सम्मिलित कर लिया जाता है। फिर पूछे हमसे प्रायद्वीपीय देश में कौन कौन से आते हैं? प्रायद्वीप स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीपीय देश, तो हमारे कौन कौन से आते हैं? तो आते हैं हमारे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और स्कैंडिनेवियाई देश में कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आइसलैंड और डेनमार्क दोनों को और प्लस कर दिया जाता है। तो आगे वही स्कैंडिनेवियाई में तो वो तीनों वाले नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीनों किस में शामिल किए थे? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में। जबकि स्कैंडिनेवियाई देश में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तीन तो हैं, जो हमारा आइसलैंड था ऊपर और डेनमार्क था नीचे, उनको भी शामिल
किया जाता है, किसमें, स्कैंडिनेवियाई देश में। वापस ग्रेट ब्रिटेन में वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड सम्मिलित होते हैं। यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन के साथ में उत्तरी आयरलैंड को जोड़ दिया जाता है। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप की बात करें तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के अंदर हैं। और यहाँ पर देशों की पूछता है तो इसमें सिर्फ आइसलैंड और डेनमार्क को प्लस कर दिया जाता है। आगे हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप के अंदर 44 कंट्रीज हैं, 44 देश देखने को मिलते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा जो देखने को मिलता है देश वो है रसिया, रूस, और सबसे छोटी है वेटिकन सिटी। कौन सी? वेटिकन सिटी, जो कहाँ पर स्थित है? इटली में। कहाँ पर स्थित है? इटली के अंदर स्थित है। इसे वर्ल्ड स्मॉल कंट्री यानी कि विश्व की सबसे छोटे देश है तो वो कौन सा है? वेटिकन सिटी। कहाँ पर स्थित है? इटली के अंदर स्थित है। यूरोप महाद्वीप की बात करें तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, समृद्ध महाद्वीप, वृद्धों का महाद्वीप। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, समृद्ध महाद्वीप, वृद्धों का महाद्वीप। यूरोप के अंदर 44 कंट्रीज हैं। सबसे बड़ी है रसिया, सबसे छोटी है वेटिकन सिटी, इटली के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा रूस है। ठीक है, तो इसकी और कुछ जान लेते हैं हम देशों को। ठीक है, तो इसके बारे में अध्ययन कर लिया हमने कि जो हमारा ये वाले नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड तीनों स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीपीय देश में शामिल थे, जबकि आइसलैंड और डेनमार्क इन दोनों को इनको मिलाकर के क्या बन जाते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश। वो प्रायद्वीपीय देश थे, ये स्कैंडिनेवियाई देश में शामिल हो जाते हैं। तो आप लिख रखा है वहाँ पर, कोई समस्या नहीं है। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीपीय देश में हमारे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आते हैं, जबकि आइसलैंड और डेनमार्क को प्लस कर दिया जाता है जब हमसे पूछा जाता है स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं। उसके बाद जो हमारा आयरलैंड है उसे हम जूटलैंड के नाम से जाते हैं। निम्न भूमि के देश हैं वो है हमारा नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो नीदरलैंड और फिर लग्जमबर्ग और हमारा बेल्जियम। तो आप ऐसे भी याद रखते हो बेनेलेक्स। ठीक है, इससे भी याद रख सकते हो। बी से बेल्जियम, ने से नीदरलैंड और लेक्स से लग्जमबर्ग। ठीक है, ये निम्न भूमि के देश कहे जाते हैं। आगे बात करें बाल्टिक देशों में, तो बाल्टिक देशों में 3 देशों को शामिल किया जाता है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया। इन 3 देशों को किस में शामिल किया जाता है? तो इनको बाल्टिक देशों में शामिल किया जाता है। किसको? एस्टोनिया, लातविया और लातूनिया। ठीक है, तो इनको किस में शामिल किया जाता है? बाल्टिक देशों में। डेनमार्क की बात करते हैं हम, तो इसे विश्व की दुग्ध नगरी के नाम से जाना जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण राजधानियों का हम अध्ययन करेंगे, कौन सी राजधानी किससे कहाँ पर स्थित है। अभी हमने बात कर ली थी काला सागर की, तो यहाँ पे एक कैस्पियन सागर है जो स्थल अवरुद्ध झील है। ठीक है, सबसे बड़ी झील है स्थल अवरुद्ध। कौन सी? कैस्पियन सागर। ये तजाकिस्तान और एशिया के कुछ भागों के अंदर स्थित है। तो ये तो थे हमारे स्कैंडिनेवियाई देश, निम्न भूमि के देश। कौन से? बेनेलेक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बाल्टिक देशों में एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया शामिल होते हैं। आगे बात करें आर्कटिक वृत्त के बारे में, तो आप ये देख सकते हो, ये हमारा ऊपर आर्कटिक वृत्त है। अब आर्कटिक वृत्त के साथ कौन कौन सीमा बना रहा है? तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आर्कटिक वृत्त के साथ सीमा निर्धारण करते हैं। तो आर्कटिक वृत्त में न गिने जाते हैं नॉर्वे को, स्वीडन को और फिनलैंड को। बाल्टिक देश के अंदर हमने देख लिया था एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया आते हैं। एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया आते हैं। निम्न भूमि के अंदर देख लिया था हमने बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ठीक है, तो इनका हमने अध्ययन कर लिया। आगे अरेबियाई प्रायद्वीप में पुर्तगाल और स्पेन। अरेबियाई प्रायद्वीप है, उसके अंदर कौन कौन आते हैं? तो
पुर्तगाल और स्पेन। जूटलैंड प्रायद्वीप में डेनमार्क के नाम को गिना जाता है। किसको? डेनमार्क को। स्कैंडिनेवियाई में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आते हैं और कोला प्रायद्वीप में रूस आता है। कोला प्रायद्वीप में कौन सा आता है? रूस आता है। वापिस अरेबियाई महाद्वीप में हमारे कौन कौन से आते हैं? पुर्तगाल और स्पेन। अरेबियाई प्रायद्वीप में कौन से आते हैं? पुर्तगाल और स्पेन। जूटलैंड प्रायद्वीप के अंदर हमें डेनमार्क देखने को मिलता है। स्कैंडिनेवियाई में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड देखने को मिलते हैं और कोयला प्रायद्वीप में हमें रूस देखने को मिलता है। आगे ये अभी हम इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब पढ़ेंगे हम प्रमुख खाड़ियों के बारे में कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी खाड़ियाँ यूरोप के अंदर देखने को मिलती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हमने ऊपर देख लिया, ऊपर है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, और इधर है हमारा कौन सा? अटलांटिक महासागर, नीचे भूमध्य सागर। अब ये हमारा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, फिनलैंड के जो नीचे खाड़ी है, फिनलैंड के नीचे जो खाड़ी है वो किस नाम से जानी जाती है? फिनलैंड की खाड़ी के नाम से जानी जाती है। उसके थोड़े से नीचे और जो एस्तोनिया था, एस्तोनिया, तो एस्तोनिया के पास में ये लाटविया और ये लिथुविया। तो ये एस्टोनिया के नीचे वाली खाड़ी को एस्तोनिया की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। एस्तोनिया के पूर्व की तरफ एक और खाड़ी है लाटविया के आगे, जिसे हम रीगा की पहाड़ी, रीगा की खाड़ी कहते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे इधर आकर के, जो हमारा स्पेन फ्रांस का क्षेत्र है उसमें बिस्के की खाड़ी स्थित है। यहाँ पे एड्रियाटिक सागर देखने को मिलता है, यहाँ भूमध्य सागर, ये काला सागर, ये कैस्पियन सागर। और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर है इंग्लिश चैनल। कौन सा है? इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल क्या है? एक अंदर सुरंग बनाई गई है पानी के अंदर, जो जलमार्ग के द्वारा स्पेन और इंग्लैंड को जोड़ती हैं। ठीक है, स्पेन और इंग्लैंड को क्या करती हैं? जोड़ती हैं। ये वाला पार्ट कौन सा था? वेल्स का, इंग्लैंड का, स्कॉटलैंड का, ये आयरलैंड का। ठीक है, आगे बिस्के की खाड़ी स्पेन तथा फ्रांस के मध्य स्थित है, पढ़ लिया। बिस्के की खाड़ी किस किस के मध्य है? स्पेन फ्रांस के मध्य स्थित है। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के अंदर स्थित है। फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड और एस्टोनिया के अंदर स्थित है। रीगा की खाड़ी एस्टोनिया एवं लाटविया के अंदर स्थित है। पर्वत श्रृंखलाओं की बात की जाती है कि यूरोप के अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती हैं। तो बात करें हम यूरोप के अंदर पर्वत श्रृंखलाओं की, तो यहाँ पे हमें एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है बोसजस पर्वत श्रेणी। बोसजस पर्वत श्रेणी क्या है? बोसजस पर्वत श्रेणी। उसके ठीक नीचे यहाँ पर देखने को मिलती है हमें जूरा पर्वत श्रेणी। यहाँ पर देखने को मिलती है हमें पिनीरेज पर्वत श्रेणी। ये जर्मनी के अंदर देखने को मिलता है हमें ब्लैक फॉरेस्ट। कौन सा? ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, और यहाँ देखने को मिलता है हमें आल्प्स पर्वत। कौन सा? आल्प्स पर्वत। ये इटली और स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित है। ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस के मध्य स्थित है जूरा पर्वत। पिनीरेज पर्वत की बात करें तो फ्रांस और स्पेन के मध्य है पिनीरेज पर्वत। ठीक है, और ये ब्लैक फॉरेस्ट किसके अंदर है? तो जर्मनी के अंदर। अब आगे हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे है काकेकस पर्वत श्रेणी। काकेकस पर्वत श्रेणी जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो माउंट एल्ब्रोस है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? काकेकस पर्वत श्रेणी की। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हमारे यूरोप के अंदर। ये स्थिति हो गई। अब इनकी थ्योरी पढ़ते हैं। पिनीरेज पर्वत श्रेणी फ्रांस तथा स्पेन तथा फ्रांस की सीमा पर स्थित है। जूरा पर्वत फ्रांस स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है, इनको हमने देख ही लिया। आल्प्स पर्वत श्रेणी स्विट्जरलैंड तथा इटली और फ्रांस के मध्य स्थित है। इसका सर्वाधिक भाग स्विट्जरलैंड में है, सर्वाधिक भाग स्थित है। ठीक है, और ये इटली तथा फ्रांस के अंदर भी स्थित है। आगे बात करते हैं हम, इसकी माउंट ब्लॉक चोटी है। माउंट ब्लॉक चोटी है जो सबसे ऊंची है। किसकी? आल्प्स पर्वत श्रेणी की। बोसजस पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित है। पिनीरेज पर्वत को वापस स्पेन फ्रांस पिनीरेज, स्पेन फ्रांस कौन सा? पिनीरेज। जूरा पर्वत की बात करें तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड। आल्प्स पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड, इटली और फ्रांस। यह सर्वाधिक कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लॉक चोटी। बोसजस पर्वत श्रेणी जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य स्थित है। कौन सी? बोसजस पर्वत श्रेणी। आगे
आगे ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, और ब्लैक फॉरेस्ट से जो ब्लैक फॉरेस्ट था, ब्लैक फॉरेस्ट से डैन्यूब नदी का उद्गम होता है। डैन्यूब नदी का उद्गम होता है किससे? ब्लैक फॉरेस्ट से। काकेकस पर्वत श्रेणी, यह यूरोप की सबसे लंबी श्रेणी है, और माउंट एल्ब्रस सबसे ऊंची चोटी है यूरोप की, जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। काकेकस पर्वत श्रेणी यूरोप में स्थित है, और यह माउंट एल्ब्रस की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? माउंट एल्ब्रस। और माउंट एल्ब्रस काकेकस पर्वत की सबसे ऊंची श्रेणी, ऊंची चोटी होने के साथ साथ क्या है? पूरे यूरोप महाद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। हालांकि पूछा नहीं जाता इन ऊंचाइयों को, लेकिन फिर भी याद रख लेना। यूराल पर्वत श्रेणी यूरोप तथा एशिया की सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, तो जो ये हमारा देश है, ठीक है, इस मैप में थोड़ा समझ नहीं आएगा, ये यहाँ देख सकते हो आप। तो यहाँ पे जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप की सीमाओं का निर्धारण करता है। हालांकि निर्धारण अन्य और भी करते हैं, जैसे कैस्पियन सागर करती है, काला सागर करता है। ये हमारी सीमाओं का प्राकृतिक निर्धारण करते हैं, किसकी? एशिया और यूरोप की। तो ये हमने क्या पढ़ लिए? पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला में क्या पढ़ा था कि जो यहाँ के काकेकस पर्वत श्रेणी है, जिसकी माउंट एल्ब्रस है, वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। बात की थी हमने पिनीरेज पर्वत की, स्पेन फ्रांस के मध्य स्थित है। उसके बाद में जूरा पर्वत जो बासे डेनमार्क के मध्य स्थित है। उसके बाद जर्मनी में हमें देखने को मिलता है ब्लैक फॉरेस्ट। तो ये प्रमुख पर्वत श्रृंखला थी। आगे चलते हैं हम पर्वत श्रृंखलाओं के बाद में। खाड़ियाँ देखी ली हमने, बिस्के की खाड़ी थी, बोथनिया की, फिनलैंड की खाड़ी और रीगा की खाड़ी। तो यूराल पर्वत के बारे में जान लिया। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप की सीमाओं का निर्धारण करता है। अब चलते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। तो विश्व का सबसे लंबा फ्योर्ड तट यानी कि जो सर्वाधिक सीमा किसके साथ? जल के साथ निर्धारण कर रहा है। तो आप देख सकते हो सबसे अधिक सीमा कौन बना रहा है, यहां से लेकर के यहां तक। तो ये विश्व का नॉर्वे, विश्व का सबसे बड़ा फ्योर्ड तट वाला देश पूछता है तो कौन सा है? देश है हमारा नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे। विश्व का सबसे बड़ा फ्योर्ड तट वाला देश है हमारा नॉर्वे। ये हमारा उत्तरी सागर है, ये वाला एरिया उत्तरी सागर है, और ये बाल्टिक सागर है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने का जो काम करती है उसे हम कील नहर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कील नहर। कील नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। याद रखने का तरीका, बाल्टी के अंदर क्या होती हैं? कीलें। क्या होती हैं? कीलें। तो क्या हो गया? बाल्टिक सागर। क्या हो गया? बाल्टिक सागर। और एक याद रखना, उत्तरी सागर। तो उत्तरी बाल्टी, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन जोड़ रही है? कील। कौन जोड़ रही है? कील। आगे कुछ महत्वपूर्ण जिनके नाम है, स्कॉटलैंड को विश्व की शराब नगरी के नाम से जाना जाता है। स्कॉटलैंड को क्या जाना जाता है? विश्व की शराब नगरी के नाम से जाना जाता है। यूके का शहर है मैनचेस्टर, इसे हम सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, इसीलिए हम सभी को मैनचेस्टर के नाम से, जैसे भारत का मैनचेस्टर है, राजस्थान के मैनचेस्टर है, तो उनको मैनचेस्टर क्यों नाम दे देते हैं? इसी वजह से, क्योंकि यूरोप का जो देश है मैनचेस्टर, वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बात करें फ्रांस में, यहाँ पर तो फ्रांस में लॉरेंस नामक एक क्षेत्र है जो लोय अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोय अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो फ्रांस है वो विशेष प्रकार की अंगूरों से जो शराब बनाई जाती है, विशेष प्रकार की अंगूरों से शराब बनाई जाती है, जैसे हम शैंपियन के नाम से बहुत महंगी शराबों में सम्मिलित होती है। वो कहाँ पर उत्पादन किया जाता है? तो वो फ्रांस के अंदर उत्पादन किया जाता है, और शराब नगरी के नाम से स्कॉटलैंड को जाना जाता है। डेनमार्क को विश्व की दुग्ध नगरी के नाम से जाना जाता है। जर्मनी में क्षेत्र है रूर क्षेत्र, जो कोयला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इटली में क्षेत्र है मिलान शहर इटली का मैनचेस्टर कहलाता है। इटली का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो मिलान शहर। कौन कहलाता है? मिलान शहर। वापिस याद करेंगे, यूके का मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक उत्पादन करने के कारण मैनचेस्टर विश्व प्रसिद्ध है।
स्कॉटलैंड को विश्व की सराग नगरी के नाम से जाना जाता है। विश्व की दुग्ध नगरी डेनमार्क है। रूर क्षेत्र जो जर्मनी के अंदर स्थित है, कोयला प्रसिद्ध है। हमारे फ्रांस के अंदर लॉरेंस नामक क्षेत्र है जो लोयस्क के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर शैंपियन शराब का निर्माण किया जाता है। मिलान शहर है उसे इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे बात करें, मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को जाना जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कैसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। दुग्ध नगरी डेनमार्क को कहा जाता है। कॉफी पिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। किसानों का देश फ्रांस को कहा जाता है। और मिनी यूरोप फ्रांस को। किसानों का देश मिनी यूरोप फ्रांस, कॉफी पिट ऑफ यूरोप बेल्जियम, विश्व का दुग्ध नगरी डेनमार्क, विश्व का खेल मैदान स्विट्जरलैंड और मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। अब बात करते हैं, ये तो हमारे क्या हो गई पर्वत और खाड़ियाँ और कुछ महत्वपूर्ण स्थान। अब बात करते हैं हम नदियों की। तो नदियों में विशेषकर हमें 2, 3, 4 ही नदियाँ अच्छे से पढ़नी है। कौन सी? थेम्स नदी इंग्लैंड में बहती है, जो वेल्स वाले क्षेत्र है उसमें, और इंग्लैंड में प्रवाहित होती है। फ्रांस के अंदर होती है सीन नदी प्रवाहित। और यहाँ से आप देख सकते हो स्विट्जरलैंड के और फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर एक नदी बहती है, इसको बोलते हैं हम कौन सी नदी? तो इसको बोलते हैं राइन नदी। कौन सी नदी? राइन नदी, जो कोयला ढोने के काम आती है, इसलिए इसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहीं से एक नदी का उद्गम होता है, इस नदी को बोलते हैं डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछा जाता है तो कौन सी है? तो वो है डैन्यूब। कौन सी है? डैन्यूब। ये काला सागर में आकर के क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। डैन्यूब नदी क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है कौन सी? डैन्यूब। ठीक है। आगे यही जर्मनी पोलैंड की सीमा से एक और नदी का उद्गम होता है, इसे वोल्गा नदी के नाम से जाना जाता है। और यूराल पर्वत के सहारे से जो नदी निकलती है उसे हम यूराल नदी के नाम से जानते हैं। जर्मनी, फ्रांस और इटली में एक नदी प्रवाहित होती है, इसे पो नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो सीन नदी फ्रांस के अंदर बहती है, थेम्स नदी इंग्लैंड के अंदर, राइन नदी हमारी जर्मनी फ्रांस के अंदर बहती है, और ये वाली जो है हमारी डैन्यूब नदी जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये किसके अंदर बहती है? तो आप देख सकते हो जर्मनिया से यहाँ पर आकर के जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना के अंदर, स्लोवेकिया की ब्रासिलिया के अंदर, हंगरी की बुडापेस्ट के अंदर, रोमानिया की बुराचेस्ट के अंदर और बुल्गारिया की हमारी बेलग्रेड के अंदर सम्मिलित होती है। यानी ये 5 राजधानी से गुजरती है। कौन से? ऑस्ट्रिया की वियना, स्लोवेकिया की हमारी ब्रासिलिया, हंगरी की बुडापेस्ट और जो हमारा यूगोस्लाविया है उसकी है बेलग्रेड, और रोमानिया की है बुराचेस्ट और ये 5 राजधानी से गुजरता है। एक बुराचेस्ट, दूसरा बेलग्रेड, तीसरा बुडापेस्ट, चौथा ब्रासिलिया और वियना। तो ये राजधानी 5 क्षेत्रों से गुजरती है। कौन सी? डैन्यूब नदी जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। आगे चलते हैं, हम इन नदियों को ही थ्योरी पढ़ते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। एक सेकेंड, सॉरी मैंने आपको डैन्यूब को बता दिया। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, क्योंकि यह हमारे जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया और एशिया महाद्वीप में घूमते हुए कैस्पियन सागर में आकर के गिर जाती है। तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। डैन्यूब को हटा लें आप, डैन्यूब को काट दें, डैन्यूब नहीं वोल्गा नदी। ठीक है, हो जाती है गलतियां, मानव स्वभाव है। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। बालदाई पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। जो बालदाई की पहाड़ियां हैं उसका उद्गम होता है और कैस्पियन सागर में आकर के विलय हो जाता है। जो कैस्पियन सागर है उसके अंदर विलय हो जाता है। किसका? तो वोल्गा नदी का। वोल्गा की खास बात क्या है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है।
डैन्यूब नदी की बात करें तो यूरोप के 10 देशों में प्रवाहित होती है और यूरोप के 5 देशों की राजधानियां बनाती है। पहले ही पढ़ लेते हैं हमने, ऑस्ट्रेलिया की वियना और हमारे हंगरी की बुडापेस्ट के अंदर आती है। यूगोस्लाविया की हमारी बेलग्रेड के अंदर बहती है और हमारे जो स्लोवेकिया था उसकी बुडापेस्ट के अंदर प्रवाहित होती है। तो ये 5 राजधानियों से गुजरती है। कौन कौन सी? तो यूगोस्लाविया की बेलग्रेड, स्लोवाकिया की ब्राटिस्लावा, रोमानिया की बुडापेस्ट, हंगरी की बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की वियना। किस किस के अंदर? यूगोस्लाविया की बेलग्रेड के अंदर प्रवाहित होती है, स्लोवाकिया की ब्राटिस्लावा के अंदर, रोमानिया की बुडापेस्ट के अंदर, हंगरी की बुडापेस्ट के अंदर, ऑस्ट्रिया की वियना के अंदर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? तो हमारी कौन सी नदी? डैन्यूब नदी। इनको याद रख लेना, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्न में से डैन्यूब नदी किस राजधानी से नहीं गुजरती है, तब हमें ये याद रखनी है 5 राजधानी, वियना, बुडापेस्ट, बुचारेस्ट, ब्राटिस्लावा और बेलग्रेड। पहली बात तो ये है कि B5 है, इसमें B5 है। क्या है? B5 है। वियना, बुडापेस्ट, बुचारेस्ट, ब्राटिस्लावा और बेलग्रेड। ठीक है, तो ये 5 राजधानियों से गुजरती है। कौन सी नदी? तो ये गुजरती है हमारी डैन्यूब नदी। सबसे लंबी नदी तो पूछा जाता है तो वोल्गा नदी है। ठीक है, जिसका उद्गम बाल्दाई की पहाड़ियों से कैस्पियन सागर में विलय होता है। ये एशिया यूरोप की सबसे लंबी नदी है। बात करते हैं फिर हम डैन्यूब की, तो डैन्यूब 10 देशों के अंदर बहती है और 5 देशों की राजधानी इसके अंदर स्थित है। इसमें यूगोस्लाविया का बेलग्रेड है, स्लोवाकिया का ब्राटिस्लावा है, रोमानिया का बुचारेस्ट है, हंगरी का बुडापेस्ट है और ऑस्ट्रिया का वियना है। बात करते हैं हम राइन नदी की। किसकी? राइन नदी। राइन नदी आल्प्स पर्वत श्रेणी से प्रवाहित होती है। जो आल्प्स पर्वत श्रेणी हमने देखी थी स्विट्जरलैंड और फ्रांस के मध्य, वहां से प्रवाहित होती है। आगे रूर प्रदेश, यानी जो कोयला प्रदेश है, कोयले के भंडार हैं, यूरोप का औद्योगिक स्थल है। यूरोप का औद्योगिक स्थल है कौन सा? रूर प्रदेश। यहाँ पर कोयला नदी प्रवाहित होती है। आगे रोटरडम बंदरगाह के मुहाने पर स्थित है। आंतरिक जलमार्ग का सबसे व्यस्ततम उदाहरण या व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है? आंतरिक जलमार्ग का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है तो वो कौन सा है? राइन नदी का जलमार्ग। निकलती कहाँ से है? आल्प्स पर्वत श्रेणी से। यह रूर प्रदेश कोयले के भंडार के अंदर प्रवाहित होती है। रूर प्रदेश को यूरोप के औद्योगिक स्थल के नाम से जाना जाता है। कोयला नदी के नाम से जाना जाता है किसको? हमारी राइन नदी को। बर्लिन शहर सप्री नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन शहर है वो सप्री के किनारे स्थित है, लेकिन ये देखो आप, ये हमारी राइन नदी। ठीक है, और सप्री इसकी सहायक है। सप्री क्या है? सहायक नदी है। ये हमारी राइन नदी है। राइन नदी को किस नाम से जानते हैं? कोयला नदी के नाम से जानते हैं। और ये जो रूर प्रदेश है उसके अंदर से प्रवाहित होती है। सप्री के किनारे पर स्थित है बर्लिन। कौन सा? बर्लिन। तो याद रखना, बर्लिन पूछा जाए तो किस नदी के किनारे है? सप्री नदी के किनारे। लेकिन सप्री किसकी सहायक नदी है? राइन नदी की सहायक नदी है। और जो रोटरडम बंदरगाह मुहाने पर है, जैसे ये नीचे आती है, ये बंदरगाह है इसके रोटरडम। ठीक है, किसके? तो राइन नदी के। ये आंतरिक जलमार्ग का सबसे व्यस्ततम उदाहरण है, या आंतरिक जलमार्ग का सबसे व्यस्त जलमार्ग कौन सा? राइन नदी का जलमार्ग। आगे चलते हैं हम थेम्स नदी, जिसे हमने देखा था, ये जो हमारा इंग्लैंड था, इंग्लैंड के अंदर प्रवाहित हो रही थी। कौन सी नदी? थेम्स नदी, जिसे इंग्लैंड की गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ये थेम्स नदी है। थेम्स नदी को हम इंग्लैंड की गंगा के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड की गंगा के नाम से जानते हैं किसको? थेम्स नदी को। ठीक है, आगे इस पर लंदन शहर स्थित है। जो लंदन शहर है वो किस पर स्थित है? थेम्स नदी पर स्थित है। थेम्स नदी इंग्लैंड के अंदर प्रवाहित होती है, इसे इंग्लैंड की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसी के किनारे लंदन शहर बसा हुआ है। पो नदी हमने देख लिया था, जो इटली वाला क्षेत्र था उसके अंदर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? पो नदी। आगे टाइबर नदी, ये रोम शहर में प्रवाहित होती है। सीन नदी, ये पेरिस शहर स्थित है। सीन पर कौन सा है? पेरिस। पेरिस पर क्या करेंगे? सीन। ठीक है, पेरिस पर सीन बनाएंगे। पेरिस पर कौन सा है? सीन। ठीक है, पेरिस सीन नदी पर कौन सा शहर है? पेरिस शहर। टाइबर नदी रोम के अंदर प्रवाहित होती है। पो नदी इटली की गंगा के नाम से जानी जाती है। और थेम्स नदी को ब्रिटेन की गंगा कहा जाता है, जिस पर लंदन शहर स्थित है।
ये प्रमुख घास भूमियां पाई जाती हैं इसमें। जो हमारा यूरोप वाला क्षेत्र है यहाँ पर एस्किमो तथा युगा धीर वनस्पति देखने को मिलती है। और बात करें हम, हमारी ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे हमें पुस्ताज और पुस्ताज है जो कहाँ पर है, हंगरी में, ठीक है। स्टेपिस घास के मैदान देखने को मिलते हैं जो शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है। तो ये क्या थे, ये हमारे घास मैदान थे, तीन ही याद रखना। स्टेपिस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, यूरोप के अंदर, ठीक है। और पुस्ताज घास के मैदान यूरोप के अंदर, विशेषकर हंगरी के अंदर। एस्किमो तथा युगा धीर एशिया का जो रूस और यूरोप का रूस है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। कौन से, एस्किमो तथा युगा धीर। तो ये क्या हो गई यहाँ पर घास भूमियाँ, कौन कौन सी, स्टेपीज घास भूमि और पुस्ताज घास भूमि। स्टेपीज जो यूक्रेन वाला क्षेत्र है उसके अंदर स्थित है, पुस्ताज घास भूमि, और वो एशिया और यूरोप दोनों के मध्य स्थित है, एस्किमो तथा युगा धीर। आगे चलते हैं हम। तो ये कुछ नदियां और कुछ पर्वतों को यहाँ पे और देख लेते हैं कि कौन कौन से पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया हमारा, एशिया का, और ये वाला यूरोप का, और ये वाला अफ्रीका का। तो अफ्रीका को तो देख लिया हमने कि भूमध्य सागर, ये जो भूमध्य सागर है वो अफ्रीका को और यूरोप को अलग कर रहा है। अब बात करते हैं एशिया और यूरोप की। तो यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है इसे यूराल पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ एक नदी गुजरती है जिसे हम यूराल नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है, यूराल नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे काकेकस पर्वत श्रेणी है जो भी क्या कर रही है, ये भी अफ्रीका को और यूरोप को अलग करते हैं। तो इनका दोनों का अलग याद रखना, भूमध्य सागर और काकेकस। इधर कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर भी अलग करती है, काला सागर भी अलग करने का काम करता है, भूमध्य सागर भी अलग करने का काम करता है, ठीक है। तो ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप को तीनों को अलग करने की प्राकृतिक सीमा है। कौन कौन सी, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, काकेकस पर्वत और यूराल पर्वत। आगे चले हम। तो आगे ये तो था हमारा यूरोप महाद्वीप, इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने अध्ययन कर ली। एक बार पुनः हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट 2, 5, 10 मिनट के अंदर, जिससे और चीज़ें बेहतर आसानी से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले पढ़ा था कि हमने यूरोप महाद्वीप विश्व का छठा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया ही इससे छोटा है, इसे वृद्धों का महाद्वीप, समृद्धों का महाद्वीप और प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसको, यूरोप महाद्वीप को। आगे देखा था हमने प्रमुख देशों के बारे में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ऊपर आर्कटिक महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है, नीचे भूमध्य महासागर, ये काला सागर है। तो ये इसके अंदर चारों ओर सागर स्थित थे, ठीक है। तो आगे देखा था हमने कि इन तीनों कंट्रियों को हम स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीपीय देश के अंदर प्रायद्वीपीय देशों में शामिल करते हैं। जबकि स्कैंडिनेवियाई देशों में प्रायद्वीप नहीं लगाना है, देशों में तो फिर आइसलैंड और डेनमार्क को शामिल कर दिया जाता है। हमारे यहाँ की एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया को हम बाल्टिक देशों के अंदर शामिल करते हैं। यहाँ के जो हमारे स्पेन और पुर्तगाल हैं इनको हम अरेबियाई द्वीप में शामिल करते हैं। कौन से में, अरेबियाई द्वीप के अंदर शामिल करते हैं, ठीक है। अरेबियाई में कौन कौन से, पुर्तगाल और स्पेन। और स्कैंडिनेवियाई देश तो आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप तो फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। प्रायद्वीप में 3 है और देश के अंदर 5 है, ठीक है। यहाँ पर जो इंग्लैंड का वेल्स है, यहाँ पर इंग्लैंड है और ये हमारा स्कॉटलैंड है। इन तीनों को ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। जब इसी के अंदर हम किसको जोड़ देते हैं, आयरलैंड को। आयरलैंड को जोड़ते ही ये यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। आगे हमने कुछ महत्वपूर्ण, यूक्रेन, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, तुर्की यूएसए, सॉरी इसका भाग है एशिया का, ठीक है। और यहाँ पर देखे थे हमने एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया और ये हमारे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के बारे में देखा था जो महत्वपूर्ण देश थे। इसके अंदर 44 देश हैं और वैसे देखा जाता है तो सबसे बड़ा देश रसिया है और सबसे छोटा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व की भी सबसे छोटा देश है। बात कर ही ली हमने ग्रेट ब्रिटेन में वेल्स को शामिल किया जाता है, वेल्स को शामिल किया जाता है, इंग्लैंड को शामिल किया जाता है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को शामिल किया जाता है किसमें, ग्रेट ब्रिटेन में। यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को जोड़ दिया जाता है। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। किन को शामिल किया जाता है, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में, ठीक है। इसमें आइसलैंड और डेनमार्क को जोड़ दिया जाता है तो स्कैंडिनेवियाई देश बन जाते हैं।
स्कैंडिनेवियाई देश में 3 तो यही रहेंगे, इसमें सिर्फ आइसलैंड को और डेनमार्क को जोड़ना है। आगे बढ़ा था कि 44 देश हैं, सबसे बड़ा रूस और सबसे छोटा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इंग्लैंड के अंदर स्थित है। इसे प्रायद्वीपों का भी प्रायद्वीप कहा जाता है, समृद्ध महाद्वीप कहा जाता है, वृद्धों का महाद्वीप कहा जाता है। उसके बाद में निम्न भूमि के देश में देखा था हमने बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ठीक है, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग निम्न भूमि के देशों में सम्मिलित है। डेनमार्क को हम जूडलैंड के नाम से भी जानते हैं और डेनमार्क को हम विश्व दुग्ध नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दुग्ध नगरी, विश्व की दुग्ध नगरी के नाम से डेनमार्क को जानते हैं। बाल्टिक सागर के अंदर हमने देख ही लिया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया को सम्मिलित किया जाता है। और जो अरेबियाई कंट्री है उसके अंदर स्पेन और पुर्तगाल को सम्मिलित किया जाता है। अरेबियन देश। ठीक है, अरेबियन द्वीप या अरेबियन देश के अंदर किसको शामिल किया जाता है, तो पुर्तगाल और स्पेन को सम्मिलित किया जाता है। आगे बढ़ा था आर्कटिक वृत्त। तो आर्कटिक वृत्त ये हमारा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के ऊपर है हमारा ये आर्कटिक वृत्त। कौन सा वृत्त है, आर्कटिक वृत्त। ठीक है, बाल्टिक देश में हमने पढ़ लिया जो हमारे एस्टोनिया, लाटविया और लिथुनिया, इन तीनों को बाल्टिक देश के नाम से जाना जाता है। आगे निम्न भूमि के देश पढ़े थे हमने, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। तो ये किसके थे, निम्न भूमि के देश थे। आगे अरेबियाई द्वीप में पढ़ा था हमने, ये पुर्तगाल और ये स्पेन का जो क्षेत्र है वो अरेबियाई द्वीप के अंदर शामिल होता है। जूडलैंड में हमने पढ़ा था, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के नीचे यहाँ पे एक द्वीप स्थित है, इसे डेनमार्क के नाम से जानते हैं। इसको किस में शामिल करते हैं, जूडलैंड प्रायद्वीप में। ठीक है, स्कैंडिनेवियाई में देख लिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है। और कोयला प्रायद्वीप जो एशिया और यूरोप के मध्य है, कोयला प्रायद्वीप, ये कहाँ पर है, तो रूस के अंदर है। ठीक है, आगे देखा था हमने खाड़ियों को, तो जो फिनलैंड के नीचे की खाड़ी है उसे हम फिनलैंड की खाड़ी के नाम से जानते हैं। और ये हमारा कौन सा था, एस्टोनिया। ठीक है, एस्टोनिया और फिनलैंड के मध्य है कौन सी, फिनलैंड की खाड़ी। अब एस्टोनिया और लाटविया के मध्य स्थित है, इसे हम एस्टोनियाई खाड़ी के नाम से जानते हैं। और एस्टोनिया और लाटविया के बाहर थोड़ा सा देखने को मिलता है रिगा की खाड़ी, और बिस्के की खाड़ी देखने को मिलती है स्पेन और फ्रांस के मध्य। स्पेन फ्रांस के मध्य कौन सी है, तो बिस्के की खाड़ी देखने को मिलती है। यहाँ पे भूमध्य सागर में ये वाला भाग एड्रियाटिक सागर के नाम से जानते हैं, और ये वाला फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य है, उसे हम इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। और ये वाला क्षेत्र काला सागर है, ये वाला कैस्पियन सागर है। तो ये प्रमुख खाड़ियों की स्थिति देखी थी। इनके बारे में फिर हमने थ्योरी पढ़ी थी कि बिस्के की खाड़ी स्पेन फ्रांस के मध्य स्थित है, बोथनिया की खाड़ी स्वीडन फिनलैंड के अंदर स्थित है, फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड और एस्टोनिया के अंदर स्थित है, रीगा की खाड़ी एस्टोनिया और लाटविया के अंदर स्थित है। आगे पर्वत श्रृंखला में पड़ा बाजस पर्वत श्रेणी, जो हमारी किसके, फ्रांस के मध्य स्थित है। ठीक है, जूरा पर्वत पड़ा था, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के मध्य स्थित है। बाजस ये जर्मनी है, तो जर्मनी और फ्रांस के मध्य आप लिख सकते हो, फ्रांस एंड जर्मनी के अंदर स्थित है। कौन सी, तो हमारी बाजस पर्वत श्रेणी। जूरा पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो ये स्विट्जरलैंड प्लस फ्रांस, इसके मध्य स्थित कौन सा है, जूरा पर्वत श्रेणी। स्पेन और फ्रांस के मध्य पिनेरीज, कौन से, स्पेन प्लस फ्रांस, और इधर भी याद रखना है स्विट्जरलैंड और फ्रांस। तो कौन सी है, पिनेरीज पर्वत श्रेणी। आल्प्स पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो ये वाला क्षेत्र इंग्लैंड और ये वाला स्विट्जरलैंड, तो ये इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के अंदर स्थित है, और काकेकस पर्वत यूरोप के अंदर स्थित है, क्योंकि इसका विस्तार अधिक देशों में देखने को मिलता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एलब्रुस है। आगे बढ़ा था, पिनेरीज स्पेन फ्रांस की सीमा पर स्थित है, जूरा पर्वत फ्रांस स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है, आल्प्स पर्वत श्रेणी स्विट्जरलैंड और फ्रांस तथा इटली की सीमा पर स्थित है। सर्वाधिक भाग हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, किसका, आल्प्स पर्वत श्रेणी का। जिसकी अगर पूछे आल्प्स पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट ब्लॉक चोटी है। बोसजस पर्वत श्रेणी को पूछता है तो जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित है। कौन सा, बोसजस पर्वत श्रेणी। सॉरी, ब्लैक फॉरेस्ट, तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के अंदर स्थित है और डेन्यूब नदी पर स्थित है। कौन सा, ब्लैक फॉरेस्ट।
काकेकस पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो यूरोप की सबसे लंबी श्रेणी है, इसके अंदर माउंट एल्ब्रुस है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है यूरोप की। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एल्ब्रुस। यूरोप की सबसे लंबी चोटी माउंट एल्ब्रुस, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर, काकेकस पर्वत श्रृंखला पर। यूराल पर्वत श्रेणी है जो यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है। यूराल पर्वत श्रेणी है, यूराल पर्वत श्रेणी है वो किस पर सीमा पर स्थित है, यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है। आगे पढ़ा था हमने विश्व का सबसे fjord तट है वो कौन सा है, नॉर्वे देश है। नॉर्वे देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। और उत्तरी सागर को और बाल्टिक सागर को, उत्तरी बाल्टिक सागर को कौन जोड़ती है, कील नहर। आगे स्कॉटलैंड को विश्व की सराग नगरी के नाम में से जाना जाता है। यूके के मैनचेस्टर को जो सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना है उसे मैनचेस्टर शहर कहा जाता है। फ्रांस को लॉरेंस क्षेत्र का है, जो फ्रांस का लॉरेंस क्षेत्र है उसे लोयस्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो अंगूरों से विशेष शराब बनाई जाती है, अंगूरों से विशेष शराब बनाई जाती है उसे किस नाम से जानते हैं, उसे शैंपेन के नाम से जानते हैं। इटली के अंदर एक क्षेत्र स्थित है मिलान शहर, मिलान शहर को इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। रूर क्षेत्र जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। विश्व की दुग्ध नगरी डेनमार्क, ठीक है। रूर क्षेत्र जर्मनी के अंदर स्थित है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। विश्व की दुग्ध नगरी डेनमार्क को कहा जाता है। कॉफी पिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। किसानों का देश फ्रांस को, और मिनी यूरोप फ्रांस को कहा जाता है। आगे देखा था हमने नदियां, तो थेम्स नदी इंग्लैंड में बहती है और इंग्लैंड की गंगा के नाम से जानी जाती है। सीन नदी फ्रांस में बहती है। और हमारी यहाँ से एक नदी निकलती है, इसे हम कौन सी नदी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम राइन नदी, जो कि हमारे इस कोयला क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यहीं से एक नदी प्रवाहित होती है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी जो कि 10 देशों से प्रवाहित होती है और यूरोप की 5 राजधानियों के अंदर स्थित है। कौन कौन सी, वियना, ब्राटिस्लावा और रोमानिया की। तो रोमानिया की देखने को मिलती है हमें बुडापेस्ट, और हमें एक बेलग्रेड, हंगरी की बुडापेस्ट, स्लोवाकिया की ब्रालेस्ट और ऑस्ट्रिया की वियना राजधानियां देखने को मिलती हैं। इटली के अंदर एक नदी बहती है, इसे पो नदी के नाम से जाना जाता है। वोल्गा नदी जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, वोल्गा नदी जो यूरोप की सबसे लंबी नदी, वोल्गा नदी, डैन्यूब नदी 10 देशों से प्रभावित होती है। 5 राजधानियां स्थित हैं, खारा सागर में आकर के गिर जाती है। थेम्स नदी को इंग्लैंड की गंगा के नाम से जानते हैं। पो नदी को इटली की गंगा के नाम से जानते हैं। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। बाल्दाई की पहाड़ियों से उद्गम होता है और कैस्पियन सागर में विलय होता है। बाल्दियाई की पहाड़ियों से उद्गम और कैस्पियन सागर में विलय किसका, वोल्गा नदी का। डैन्यूब नदी यूरोप के 10 शहरों में प्राय प्रवाहित होती है। डैन्यूब नदी है यूरोप के 10 शहरों में प्रवाहित होती है और यूरोप के 5 देशों की राजधानी स्थित है। 5 राजधानियाँ कौन कौन सी थी, तो यूगोस्लेविया की बेलग्रेड थी और स्लोवाकिया की ब्राटिस्लावा थी, रोमानिया की बुडापेस्ट थी, हंगरी की थी बुडापेस्ट और ऑस्ट्रिया की थी वियना। राइन नदी आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है। राइन नदी आल्प्स पर्वत श्रेणी में से निकलती है और रूर प्रदेश में बहती हुई ये कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है किसको, रूर प्रदेश को। रॉटरडैम बंदरगाह स्थित है किसके मुहाने पर, राइन नदी के। आंतरिक जलमार्ग का सबसे व्यस्तम जलमार्ग है राइन नदी का। आगे बात की थी हमने कि जो बर्लिन शहर है वो सप्री के नदी के किनारे बसा हुआ है। सप्री जो कि किसकी नदी, सहायक नदी है, तो वो राइन नदी की सहायक नदी है। उसके बाद की थी थेम्स नदी को, जो ब्रिटेन की गंगा के नाम से जानती है, लंदन शहर में प्रवाहित होती है। इटली की गंगा पो नदी, इटली की पो नदी, और थेम्स नदी ब्रिटेन की गंगा, और लंदन शहर थेम्स नदी पर स्थित है। टाइबर नदी रोम शहर में प्रवाहित होती है। सीन नदी पेरिस शहर में स्थित है। जो सीन नदी है, सीन नदी पेरिस शहर स्थित है। आगे घास भूमियाँ पड़ी थी, स्टेपेज शीतोष्ण घास भूमि है। पुस्ताज हंगरी में स्थित है और ये शीतोष्ण कटिबंध की घास भूमियाँ हैं। एस्किमो तथा यूकादेर जो हमें एशिया के अंदर देखने को मिलती हैं, एशिया, यूरोप और यूरोपीय रूस के अंदर देखने को मिलती हैं। कौन सी, एस्किमो तथा यूकादेर। याद रखना आप, तो स्टेपीज है जो हंगरी वाला क्षेत्र है उसके अंदर स्टेपीज घास भूमियाँ देखने को मिलती हैं। कैसी हैं, शीतोष्ण कटिबंध की। पुस्ताज के अंदर भी हमें जो हंगरी के अंदर स्थित है घास भूमियाँ देखने को मिलती हैं। आगे ये हमारी जर्मनी थी, यूरोप था।
जिसको हमने अध्ययन कर लिया। ये प्रमुख पर्वत श्रृंखला जो अलग करती हैं यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करती है, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर और काकाकस पर्वत और यूराल नदी, ये आपस में प्राकृतिक सीमाओं के द्वारा एक दूसरे को अलग करती हैं। तो ये तो था आज का हमारा यूरोप महाद्वीप, छोटा सा महाद्वीप था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसके बाद में मिलते हैं कल एक नए महाद्वीप और नई एक चर्चा के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे एक नए महाद्वीप को, उसकी वही भौगोलिक और हमारी राजनीतिक सीमाओं के निर्धारण के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।